नमस्कार। मैं अविनाश काकड़े। आज जो निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं की थी, वो करीबन 9 घोषणाएं थी। उस घोषणा के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि कितनी यानी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी हद होती है। तो कितनी किस तरीके से ठगने का काम किया, मिस आंकड़ों की हेराफेरी की, पूरा का पूरा वो जो पैकेज है उसको किस तरीके से मिसमैनेज किया और आपको मिस प्रेजेंट किया, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा आज। तो मैं पहले आपको उनकी जो घोषणा है वो बताना चाहता हूँ। पहली घोषणा थी किसानों को 17,000 करोड़ रुपए कैश ट्रांसफर करने की। ये 6.79 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी घोषणा थी मनरेगा के 5 करोड़ परिवारों को 2,000 रुपए अतिरिक्त, मतलब जो 182 से रुपए मिल रहे थे मनरेगा को, किसी किसी स्टेट में तो 300 से ऊपर भी है, मगर जहां 182 रुपए मिल रहे थे उनको 202 रुपए देंगे, मतलब 20 रुपए की बढ़ोतरी। कितनी मेहरबानी की है देख लो। तीसरा है गरीब विधवा दिव्यांग गुजारा भत्ता, 3 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपए 2 किस्तों में देंगे 3 महीने के लिए, मतलब 333 रुपए 33 पैसे हर महीने के देंगे। इतने ज्यादा पैसे का क्या करेंगे गरीब सब। चौथी बात है महिला जनधन, 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपए देंगे। पांचवी घोषणा है उज्ज्वला योजना, 8.3 करोड़ खातेधारकों को 3 महीने का फ्री सिलेंडर देंगे। छठवीं घोषणा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को 63 लाख ग्रुप है, उनमें 7 करोड़ परिवार संलग्न है जिन्हें 10 लाख रुपए बिना मॉर्गेज के मिलते हैं, अब 20 लाख रुपए बिना मॉर्गेज के मिलेंगे। सातवीं घोषणा है संगठित कामगारों को 24% ईपीएफ सरकार देगी। दूसरी सरकारें उनका पेमेंट दे रही है, हमारे सरकार ईपीएफ दे रही है। कितनी बड़ी मेहरबानी है देख लो आप। और वहां भी 100 कामगार होंगे वहां ही देंगे, और उसमें से 90 कामगार जब 15,000 से कम कमाने वाले होंगे ऐसे लोगों को देंगे, ईपीएफ से जो देंगे पैसा वो देंगे। और ये पैसा कितना होगा, तो 70% ऑफ ईपीएस या तो फिर 15,000, इसमें दोनों में से जो कम होगा वो देंगे 3 महीने के लिए। आठवीं घोषणा है इनकी, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है 3.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ लेबर है, उनको 31,000 करोड़ जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने फंड किया है, उनके पास जमा है, मतलब सरकार का नहीं फंड है, उनके पास, केंद्र के पास वो जमा है फंड, उसमें से उनकी सरकार की इच्छा अनुरूप उनका दिया जाएगा। और नौवीं घोषणा है जिला मिनरल फंड। ये समझने की जरूरत है बिल्कुल। जिला मिनरल फंड वहां होता है जहां जंगलों पर और मिनरल्स पर कब्जा करके, जहां आदिवासियों को बेदखल किया जाता है, आदिवासियों को बाहर निकाला जाता है जंगल को, वहां स्टेट को बोला गया है कि तुम यहाँ फंड जनरेट करो, उसको बोलते हैं मिनरल फंड। और वो मिनरल फंड से ये कोरोना की फाइट के लिए इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसके लिए वो मास्क खरीदेंगे, उसके लिए वो सारे के सारे संसाधन खरीदेंगे, सैनिटाइजर भी उसी से पैसे से खरीदेंगे। मतलब आदिवासियों के सारे पैसे ये चुरा लेंगे, आदिवासियों के बेटरमेंट के लिए ये पैसे ले लेंगे। तो नक्सलवादियों की समस्या जहां एड्रेस करनी थी वो बढ़ाने के लिए ये सारी सरकारें काम करेगी। अब मुझे बताओ कि ये सारी जो योजनाएं इन्होंने दी है उसके लिए कैसे कैसे प्रोविजन है, आप पहले देख लो। 2019 में इन्होंने 18-19 के बजट में इन्होंने 2,40,000 करोड़ रुपए इनके चंद उद्योगपतियों के माफ किए। बैंकों से जो लोन था, वो डेप लोन, ये लोन, फलाला लोन, सीक इंडस्ट्री वगैरह नाम से 2,40,000 करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने रिजर्व बैंक से, आपको याद होगा, रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए अभी उठाया, 2 महीने के पहले उठाया। और कोरोना वालों को कितना देने की बात कर रहे हैं, 1,70,000 करोड़। मतलब रिजर्व बैंक से जो विड्रॉ किया वो भी पूरा पैसा इसमें नहीं दे रहे,
और जो बैंकों ने उद्योगपतियों को माफ किया, मतलब आप समझ लो कि किसी लोगों के, किन्हीं लोगों के शौक के लिए पैसा हम देते हैं और किसी लोगों के भूख के लिए भी हमारे पास में पैसा नहीं है। ये सरकार की नीति। अब दूसरी बात समझ लो कि इनकी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में ज्यादा से ज्यादा, पूरा हिसाब लगा के ऐसा लगता है कि 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा ये कुछ देने वाले नहीं है, बाकी सब छलावा बात है इनका। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बोला किसानों को हम देंगे 2000 रुपए हर एक के अकाउंट में, जो 2000 देने की बात कर रहे हैं, आने वाले अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस वक्त जो किसान की योजना थी, जो इन्होंने 6,000 रुपए साल के देने वाली जो योजना किया था, लॉन्च किया था, उस योजना में ये इनकी सेकंड किस्त ड्यू है। और वो प्रोविजन पिछले वक्त के बजट का प्रोविजन है। 2000 रुपए जो देंगे वो पिछले वक्त के बजट से देंगे। अब मुझे बताओ कि ये तो ऐसी बात हो गई कि 1935 में गांधी जी को मारने के लिए जो लोग निकले थे वो बताते हैं कि गांधी को हमने 55 करोड़ के लिए और पाकिस्तान के लिए मारा। 55 में यानी 35 में तो कहीं पाकिस्तान का नाम भी नहीं था और 55 करोड़ का भी नाम नहीं था। तो ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि पिछले बजट का पैसा भी हम मनरेगा में और ये इसमें कंसीडर करते हैं। किसानों को जो देना है 2000 रुपए, मतलब आप साफ समझ लीजिए कि किसानों को 1 रुपया इन्होंने कोरोना में से देना नहीं है, पिछले वक्त के बजट में से ही देना है। ये किसानों के साथ धोखा है कि नहीं है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। दूसरा, अन्य देशों में, जो बाकी भारत को छोड़ के अन्य देश है, उस देशों में 70 से 80% वर्कर को वेजेस देने की बात की थी। बाकी देशों ने, जहां ये इन्होंने कर्फ्यू लगाया, वहां 70 से 80% लोगों को वेजेस देने की बात की थी। और हमारे यानी सरकार क्या देने वाली है? ईपीएफ देने वाली है। 12% मैंने मालिक का, 12% इनका, दोनों से मिला के 24% होता है। वो ईपीएफ में सरकार देगी कंट्रीब्यूशन, वेज नहीं देगी, ईपीएफ में देगी। और जो लोग भाग जाएंगे, जिन लोगों की नौकरी चली जाएगी, जिन लोगों को मालिक निकाल देंगे, उसके ईपीएफ का क्या होगा? तो इनका कोई ये नहीं है, देने का इंटेंशन नहीं है, ये घोषणाबाज है। ये खाली इस बात की घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और बाद में बोलेंगे वो तो जुमले थे, वो कोई हमारी बात थोड़ी थी, वो तो जुमले देना पड़ा क्योंकि उस वक्त अनारकी ना फैल जाए देश में कोई ऐसा नहीं हो जाए कि अब कुछ नहीं मिलेगा, लूट गए, पीट गए। इसको शांत करने के लिए हम झूठ बोले थे। ये बोलने के लिए अभी अगले वाला तड़ीपार आने ही वाला है। दूसरी बात देख लो कि मनरेगा में अभी जो मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर बताया गया है कि 45 से 50 दिन हमने काम दिया है, उससे ज्यादा इन्होंने काम दिया नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी है 45 से 50 दिन, एक्चुअल 100 दिन देना चाहिए था, इन्होंने 45 से 50 दिन काम दिए। और ये काम देते वक्त उन्होंने लिखा कि हम 5 करोड़ परिवारों को फायदा देंगे। कितना फायदा देंगे? तो 20 रुपए की बढ़ोतरी देंगे। आपको पहले ही बताया मैंने कि 182 रुपए जो था वेज, उसको ये 202 रुपए करेंगे। मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में सब लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन के पीरियड में काम कहाँ निकलेगा, कौन सा काम निकालेंगे? वो उनको जो रोजगार देना है मनरेगा के लोगों को, वो रोजगार कहां पर देंगे? इसका कोई नहीं है। जब रोजगार ही नहीं दोगे, रोजगार ही नहीं करेंगे, तो पैसे कहां से दोगे भाई? और ये पूरा पीरियड लॉकडाउन का निकलने के बाद पैसे दे दिए, लुटा के दे दिए, उनके कौन से उपयोग के है वो पैसे? ठीक, तो ये बात समझ में आई आपके कि इसमें भी इनको कुछ देना नहीं है। ये इन्होंने जो बोला है वो झूठ बोला है। इनके ऊपर भी कुछ नहीं बोले। आपको पता है साल भरे का मनरेगा कई जिलों में पेमेंट नहीं हुआ है। वो मनरेगा में काम करके चले गए लेबर, उनका पेमेंट नहीं हुआ, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बोला कि वो पेमेंट जो बकाया है उसको हम देंगे, नहीं देंगे, कैसे देंगे, कुछ नहीं बोला। तो ये भी जरूरत है कि हमको कैसे देंगे ये भी समझने की जरूरत है। दूसरा, लॉकडाउन के वक्त काम के लिए तो बोला ही नहीं, और क्या अत्यावश्यक सेवाएं जो होगी, उस अत्यावश्यक सेवा में मनरेगा वर्करों को कुछ काम देंगे क्या, इसके बारे में भी मौन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोले। मगर
उन्होंने अपने उस वक्त के वक्तव्य में चंद उद्योगपतियों की बहुत तारीफ कर दी कि इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे कंट्रीब्यूशन दिया और क्या कंट्रीब्यूशन था। तो उनका 1.2% जो उनको सीएसआर फंड देना पड़ता है, वो सीएसआर फंड को इन्होंने बोल दिया कि ये कोरोना में लगाइए, इसलिए उन उद्योगपतियों ने कंट्रीब्यूशन दिया। मगर उनकी बहुत तारीफ है। जो फ्लाइट में बैठ के पासपोर्ट के माध्यम से यहाँ आए लाखों लोग, वो लाखों लोगों के लिए हमने सारे दरवाजे खोल दिए और करोड़ों लोग जो रास्ते पर आ गए, जो राशन कार्ड के लिए लाइन में लगते थे वो रास्ते पर आ गए। उसके लिए हमको सरकार ने सोचना भी नहीं है और उनके लिए कोई जवाबदेही भी हमारी नहीं है। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी आके एक बार माफी मांग लेंगे कि इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुछ लोग उनके बोलेंगे कि ये सेकंड स्टेज में ही हमने लॉकडाउन कर लिया पूरे देश को, ये कितना बड़ा स्टेप है। भैया लॉकडाउन किया आपने, ये बहुत अच्छी स्टेप है, मगर जो लोग 3 फरवरी से यहाँ आके कोरोना फैला रहे थे उनके लिए क्या किया था, उस वक्त क्या किया था। और लॉकडाउन के लिए आपको 6 दिन मिले थे। 6 दिन में आपने कोई सिस्टम पर कोई ईमानदारी से काम किया होगा तो मुझे बता देना। आपको ये बता ही दिया मैंने कि जिला मिनरल फंड का मतलब क्या होता है, कि हमको आदिवासियों को फिर से नक्सलवादी बनाना है। आदिवासियों के जितना फंड था, जितना बेटरमेंट के लिए फंड था, वो कोरोना के फाइट के लिए यूज करना है। मगर कोरोना के लिए हमने क्या प्रोविजन किए, इसका मतलब हमारा कोई प्रोविजन कोरोना के लिए हमने उनके लिए नहीं किए है। रही बात, आपको एक मजाक बता देता हूं, कितना बड़ा मजाक करती है सरकार। छत्तीसगढ़ के एम्स में, एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहां के डॉक्टरों के और नर्सों के पेमेंट में से इन्होंने कोरोना फंड काट लिया। अब मुझे बताइए कि डॉक्टरों को पेमेंट बढ़ा के देना चाहिए था, इतने रिस्क में वो काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हो, बढ़ा के देना चाहिए था कि काटना चाहिए था। ये मजाक देखो किस तरीके से करते हैं, बहुत ढंग से मजाक करती है ये सरकार। दूसरा, बंगाल की सरकार ने तो सूट नहीं है, प्रिवेंटिव उनके पास ड्रेस नहीं है, तो रेनकोट बांट दिया कि रेनकोट पहनो और मरीजों की सेवा करो। मतलब सारा का सारा कुएं में भांग डली हुई है, कोई भी सीरियसली सोचने के लिए तैयार नहीं है। भक्त लोग अपनी भक्ति में तल्लीन है और विरोधी लोग विरोध में तल्लीन है। कुछ लोग वो प्राइम मिनिस्टर फंड के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कुछ लोग वो जो वहां निजामुद्दीन का केस हुआ उसमें खर्चा करना चाहते हैं, मगर वर्कर के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कोलैप्स हो गई उसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। हमको हमारे बेसिक मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं करना है। पूरे के पूरे इलेक्शन निकल जाते हैं और हम हिंदू मुसलमान के सिवाय, भारत पाकिस्तान के सिवाय, गधे और घोड़ों के सिवाय कोई चर्चा नहीं करते। ना शिक्षा की चर्चा होती, ना स्वास्थ्य की होती है, ना हमारे कोई उपयोग की चर्चा होती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसमें यही सरकार ऐसा करती है ऐसा नहीं है, इसके पहले की भी सरकार, देखो आपको एक बात बता देता हूं, बीजेपी इतने ताकत से उत्तर प्रदेश में क्यों आती है कि उसके पहले की जो दोनों सरकारें थी वो जातिगत गुंडागर्दी और व्यक्तिगत गुंडागर्दी में ही तल्लीन थी। क्यों, कैसी तल्लीन थी? देखो राफेल में कितना चोरी हुआ, वो गरीब आदमी को कोई लेना देना नहीं। जो 1%, 10%, 5% वाली जो कास्ट है उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वहां क्या हुआ और कैसा हुआ उसको सोचना भी नहीं वो। मगर उसके मूंगफली के ठेले पर, उसके सब्जी के ठेले पर कोई आके उसको एक चपत लगा के उसकी मुट्ठी भर मूंगफली या किलो भर मूंगफली ले जाए तो उससे रुष्ट होता है। और ये जो दोनों सरकारें थी इसके पहले की, ये सरकारों ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जो उन गरीबों की उपज भी लूटते थे, गरीबों की इज्जत भी लूटते थे और गरीबों का स्वाभिमान भी लूटते थे। तो ये तो विरोध करने के काबिल नहीं है। क्या पैसे कम है समाजवादी पार्टियों के पास में, या वो मायावती के पैसे के पास कम थे? क्या व्यवस्था की है आपने? आपके यहाँ के लेबर व दिल्ली से निकल गए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, ना रहने की व्यवस्था की है, ना कोई व्यवस्था की है। वो हजारों की संख्या में कोरोना ग्रस्त, अगर उसमें 2-4 भी होंगे तो गांव की क्या अवस्था होगी, इसके बारे में सोच के भी डर लगता है। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो गैर कृषि वर्कर है 94% जो असंगठित क्षेत्र में काम करते, उसके लिए क्या प्रोविजन है? कुछ नहीं। आपने जो देखा होगा कि जिन्होंने इनको काम के लिए ले गए थे और मालिक फोन बंद करके गायब हो गए, ये क्या सरकार को पता नहीं था ऐसा होता है करके? ऐसा हो सकता है, ये सरकार को पता नहीं था? अगर नहीं पता है तो फिर सरकार किस बात का काम कर रही है, किस बात के दावे करते हैं कि बहुत एफिशिएंट सरकार है हमारी? मोदी जी, आप ये ध्यान में रखिए कि अगर
बने नेचर ना करे, निसर्ग ये ना करे कि यहाँ कोरोना फैल जाए देश में। मगर ये जो हुआ है ना, दिल्ली वाला हादसा, मुंबई वाला और सारे प्रदेशों में जो हादसे हुए कि लेबर पैदल पैदल भाग के अपने अपने जिलों में चली गई, क्योंकि वहां के जो उनको रोजगार देने वाले लोग थे उन्होंने लॉकडाउन कर लिया, उन्होंने अपने को खुद को मोबाइल बंद करके गायब कर लिया। अब उनका क्या होगा, ना रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था है। जैसा योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था होली के वक्त, उन्होंने एसपी को बोल दिया था, अगर आपके यहाँ कुछ भी हो जाए, होली के वक्त अगर दंगल हो जाए तो एसपी जिम्मेवार होगा। अगर ये करने के वक्त अगर कलेक्टर को बोला जाता कि यहाँ का एक भी मजदूर अगर रास्ते पे आया या अपने प्रदेश की तरफ गया तो कलेक्टर तू नप जाएगा, ये अगर बोल देते तो ये नहीं होता। मगर सवाल ये है कि हमको ये करना ही नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जिन लोगों से लेना देना है वो लोग हैं जो गौ रक्षा करने वाले अभी लॉकडाउन में डंडा लेके पहरा दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और सारे जगह पर जहां जहां इनकी चलती है वहां ये पहरा दे रहे हैं लॉकडाउन में पुलिस वालों के साथ में कि चलो साला बंद करो, कुछ भी नहीं खुलेगा। ये उन लोगों के लिए ही सरकार चलाना चाहते हैं। दूसरा, शहर में जो और गांव में गरीबों की अन्न सुरक्षा के लिए केरला पैटर्न क्यों नहीं अपनाया आपने? हर चीज का आपको इसलिए नहीं अपनाया ना कि वामपंथी पैकेज है, आपको तो वामपंथ से परहेज है। कोई भी काम अच्छा कर दे, भाई दिल्ली वाले ने अच्छा काम किया, दिल्ली वाले ने बताया कि इतना बीमार होंगे तो हम क्या करेंगे, इतने बीमार होंगे तो क्या करेंगे, इनकी कैसी व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था कैसी कैसी करेंगे, 350 स्कूलों में और शेल्टर होमों में कितने खाने की व्यवस्था होगी, कितने लाख लोगों को खाना खिला सकते हैं। मगर उसको फेल्यूर करने के लिए तड़ीपार गृह मंत्री ने ये सारी चीजें होने ही नहीं दिया। देखो 10 दिन से गायब है, सारा पुलिस महकमा उनके कंट्रोल में है, पुलिस महकमा उनकी सुनेगा कि इनकी सुनेगा, केजरीवाल की उनकी सुनेगा, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको पता है ये सब होने देना है, और किसमें लगे हुए हैं, वो हमको भीड़ को आनंद, वो बिहार की भीड़ को भूलना चाहिए, इसलिए हम निजामुद्दीन के तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे। और निजामुद्दीन के लोग जबरदस्ती इकट्ठा हुए थे, वैष्णव देवी के लोग फंस गए थे। ये हमारी लैंग्वेज देख लो, और मीडिया भी हमारे देश का क्या काम करता है। शिवराज सिंह चौहान ने उसी वक्त ली थी, अभी कर्नाटक में अपने मंत्री ने, एमएलए ने अपनी बेटी की भीड़ भाड़ में शादी किया, वहां मुख्यमंत्री पहुंच गए, वहां योगी जी राम मंदिर की पूजा करते भीड़ के साथ में, इनको कोई कानून लागू नहीं होता। मगर इन बिचारों को, जो गरीब लोग हैं, उनको सारे कानून लागू होते हैं। और हमारे यहाँ तो हमको वो कोरोना हिंदू मुसलमान करना ही था, वो कोरोना हमको जातिवाद के तरफ लाना ही था। तो ये सुनहरे मौके ढूंढने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्रकार सुपारी लेकर आ जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, हमको किसी इसमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे ये समस्या बताते रहते हो, हर वक्त आते हो और समस्या बताते रहते हो, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हो। नहीं, मैं उपाय बताता हूं आपको कि देखो ये अभी जो होगा लॉकडाउन, जब भी खुले, 14 अप्रैल को खुले या 14 मई को खुले, जब भी खुलेगा लॉकडाउन, उस वक्त हमारी कृषि अगर इसी तरीके से आप चले तो कृषि समाप्त हो चुकी होगी, हमारे खाद्यान्न की जो सेल्फ सफिशियंसी है वो खत्म हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाद्यान्न, कृषि, खाद, बीज, दवाई, पैकेजिंग मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की और इसकी सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये समय कानून के अंतर्गत, मतलब अत्यावश्यक सेवा कानून के अंतर्गत 1960 को लागू करना पड़ेगा। अगर ये कानून लागू कर आपने ये खाद्यान्न और कृषि खाद के बारे में अगर नहीं किया तो ये देश में जितने कोरोना से मरे उससे 4 गुना लोग भूख से मरेंगे, और इतना क्राइम बढ़ेगा देश में, क्योंकि भूखा आदमी क्राइम करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। तो ये जिम्मेवारी इसी सरकार की होगी। दूसरी बात, आप ये जो फरवरी जो उपरोक्त वस्तुएं जो है, ऊपर की जो हमारी आवश्यक जीवनावश्यक वस्तुएं जो है, उस वस्तु के लिए एमआरपी अक्टूबर तक आपको कायम करना पड़ेगा कि इसी रेट में आपको बेचना पड़ेगा। अदरवाइज सख्ती का नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं लिखाया तो ये जो मैंने उसकी जमावड़ा कर लेते, वस्तुओं का जमावड़ा करके जो भाव दाम बढ़ा लेते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा ये खाने का अच्छा जगह मिल जाएगी। उसके बाद में एपीएमसी का कानून निलंबित करना पड़ेगा,
क्योंकि एपीएमसी कानून में कुछ लोगों को ही परचेसिंग का अधिकार होता है और वो पूरा रैकेट बना के, कॉकस बना के और किसानों को भी लूटेंगे और एंड यूजर जो ग्राहक है उसको भी लूटने का प्रयास करेंगे कि तो आपको एपीएमसी का कानून निलंबित करना चाहिए। उसके बाद आपको इस अनावस्था से महंगाई दर अगर बढ़ जाएगी देश की, और ये बढ़ने वाली है, अगर आपने सुनियोजित नहीं किया तो महंगाई दर बढ़ेगी, तो मोदी जी आपकी इमेज पूरी दुनिया में कम हो जाएगी, आपकी इमेज पर बट्टा लगेगा, उसको संभालिए, क्योंकि आपकी इमेज के साथ देश की इमेज भी जुड़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आप इस देश के कर्णधार हो, तो आपकी भी इमेज खराब हो, ये हम नहीं चाहते हैं। तो ये महंगाई दर को संभालने के लिए आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अब उसके बाद में यातायात की वस्तुओं की लिस्ट जारी करो। कल मैंने सुना, आज भी सुना मैंने कि आपके गुजरात में, मोदी जी आपके गुजरात में किसी हवालदार ने, किसी थानेदार ने उन सब्जी वालों के जो गाड़ियां है उल्टी कर दी, सैकड़ों गाड़ियां उसने उलट दी सब्जियों की। अरे सब्जी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अगर ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया सब्जियां लाने से और ये करने से, तो क्या होगा? आपके गुजरात में अगर ये हालत होगी तो बाकी प्रदेशों का तो माशाअल्लाह, क्या जवाब दोगे आप? और इस तरीके से आपके प्रदेश में बोलते 6.5 करोड़ रुपए का, करोड़ लोगों का हमने स्कैनिंग कर दिया। अरे आपके प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ है और 6.5 करोड़ का स्कैनिंग कर दिया। मेरे पास में हजारों मैसेजेस और फोन आए हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ। राजकोट का एक आदमी बोलता है कि मुझे हो गया कोरोना, मेरे बच्चों का और मेरे बीवी का भी इन्होंने टेस्टिंग नहीं किया। कलेक्टर से और उनसे, एमएलए से बात किया तो बोलते तुझे ज्यादा अकल है कि हमको ज्यादा अकल है? क्या कर रही है आपका प्रशासन? किस तरीके से प्रशासन चल रहा है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, ये जो आवश्यकता अनुरूप आपके जो राज्य सरकार है उनको इसमें फेरबदल करने का अधिकार दीजिए। ये जो आपने कानून कर्फ्यू लागू किया उसमें फेरबदल करने का अधिकार दीजिए, और उसमें ये कंडीशन डालिए कि इसमें आरटीआई के तहत इसकी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकेगी। इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार होगा, उसके आरटीआई के तहत ये आएगा, इसका भी बात कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि 2/3 भारत ये गाँव में रहता है आज भी, और गाँव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और ये स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो अगर बीमारी गाँव में पहुंच गई तो आपको अगली बार ये ना बोलने का, मैं पूरी प्रार्थना करता हूं कि ये मौका ना आए, ये देश पर ये ना आए, मगर अगले बार आपको ये बोलने का मौका ना मिले कि मैं अब 130 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं हूं, 110 120 करोड़ का ही प्रधानमंत्री रह गया, ऐसा मौका न आए। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने लोगों से भी, नागरिकों से भी, कि क्वारंटाइन के लिए और लॉकडाउन के लिए जो आदेश आए उसको करिए, नहीं तो रोज लोग इटली में, स्पेन में और कई जर्मनी में और अमेरिका जैसे देशों में मर रहे। हमारे पास कुछ नहीं है भैया, हम सही में बोलते हैं ना, भगवान के भरोसे ये सारा का सारा देश चल रहा है। ये इसमें किसी ताकत नहीं है इस देश को बचाने की आपके सिवाय। अगर जनता ठान ले कि हम नहीं फैलने देंगे, हम इस देश की साख बचाएंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और ये देश को बचाने का जिम्मा भी हमारा है, ये अगर देश की जनता ठान ले तो ये देश में कोरोना नहीं फैलेगा। 2-5% लोग अगर ये कोरोना के लिए लॉकडाउन का है उसका उल्लंघन करते हैं तो उनको सख्ती से पेश आने दीजिए, पुलिस को, उनका विरोध मत कीजिए। आप देखिए अगर नर्स कर रही है, जगह जगह पुलिस फ्रस्ट्रेशन में है, आज पुलिस वाले बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। वो बोलते मारते तो एक तरफ हम पे एक्शन होती है और नहीं मारते तो ये लॉकडाउन का लोग पालन नहीं करते हैं। तो इस पर आप ध्यान देना पड़ेगा। इन लोगों को सही में धन्यवाद, ताली बजा के दो, उनको हाथ जोड़ के दो, जैसा भी देना है उनको धन्यवाद दीजिए, तो ही कुछ बनेगा मामला। सवालों के जवाब मैं कल दूंगा, आज कोई सवालों के जवाब नहीं, क्योंकि ये फिर बीच में छूट जाएगा। उसी तरह स्वास्थ्य सेवकों को हम बोल रहे हैं कि आज इतने स्वास्थ्य सेवकों को, 15,000 स्वास्थ्य सेवकों को हमने ट्रेन किया, ये किया, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहा है, ये भी बहुत बात है। कैसे खेलते हैं भैया? कोई एक्शन में फ्रंट में आता नहीं है, जो भी आते हैं उटपटांग काम करते हैं। मोदी जी आपकी टीम संभालिए, मैं पूरा विश्वास आज भी रखता हूं आप पर, पूरा विश्वास रखता हूं। मैं आपका
विचारों का और स्कीम का विरोधी होगा। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत किसी का विरोधी नहीं होता और मैं किसी का समर्थन होता, मगर अगर गलतियां होगी तो दिखाने का काम करूंगा। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये वक्त गलतियां दिखाने का नहीं है। मोदी जी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस वक्त नहीं दिखाया तो कल आप ही बोलोगे कि उस वक्त बताना चाहिए था। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं हमारा देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हमारी कृषि को कैसे सुरक्षित रखा जाए, लेबर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, भविष्य का उद्योग कैसे सुरक्षित रहे, इसलिए बार बार बोलता हूं। मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए नहीं बोलता मैं कि व्यक्तिगत मेरा कुछ किसी ने छीन लिया या कुछ मेरा नुकसान किया, इसलिए नहीं, मैं देश के लिए बोलता हूं। मेरे परिवार में 13 अगस्त 1942 से लेकर 18 अगस्त 1942 तक 3 लोग शहीद हुए हैं। हम उस शहीद परिवारों में से आते हैं और उसका हम कोई कीमत नहीं, अगर हमारे देश के प्रति जो निष्ठा है, हम देश के प्रति जो हमारा बलिदान है, उसके लिए हम बोलना चाहते हैं कि भैया इस देश को बचाइए। अब देश बचेगा तो हम बचेंगे, विरोधी भी बचेंगे और समर्थक भी बचेंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आपने कोरोना रोगियों को खोजने के लिए सरकारी लेवल पर कोई यंत्रणा नहीं की। आपका गुजरात स्टेट का सीएम और डिप्टी सीएम झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। और इतना ज्यादा झूठ कोई सरकार कैसी बोल सकती है, इसका मुझे आश्चर्य है। मुझे एक किस्सा याद है कि मोनिका लेविन्स्की और बिल क्लिंटन के बारे में वो आपस में क्या कर रहे थे, उससे अमेरिकन जनता को कोई लेना देना नहीं था। के साथ होते हुए बिल क्लिंटन ने कैसे बोला कि मैं उसके साथ नहीं था, इसलिए उसके ऊपर महाभियोग आया। अमेरिका में झूठ बोलने पर महाभियोग आता है और हमारे यहाँ झूठ बोलने पर चीफ मिनिस्टर और मंत्री बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। नैतिकता की दुहाई देने वाला ये देश, झूठ बोलने वाले, पाखंड करने वाले, फ्रॉड करने वाले बड़े हो जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी, इसको संभालिए। आपने बोला था कि जब ये फ्रॉड करने वाले, धोखा देने वाले, अपराध करने वाले लोग जेल में होंगे। अब तक आपने एक भी सांसद की सांसदी नहीं खाया और ना एमएलए को जेल में भेजा। ये नहीं हो रहा है, बल्कि आपके यहाँ कमल डिटर्जेंट से आपके पार्टी में शामिल हो जाता है और उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ये दुर्भाग्य है देश का। मोदी जी, ये आपसे अपेक्षा नहीं है हमारी। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। देखो, संघ ने 1950 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने नेहरू के जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल था उसका विरोध किया था और उन्होंने अपना दीनदयाल उपाध्याय मॉडल दिया था। उनका यह कहना था कि सारा समाज स्वयं सेवी संस्थाओं के हवाले छोड़ दिया जाए। समाज स्वयं की जिम्मेदारी अपना स्वयं उठाए। सारा समाज जैसे चलाइए। और आप सोचिए कि अगर ऐसे संवेदनशील अमीर जो अपना पैसा भी अपने बीबी बच्चों के और सालों के सोसाइटी के नाम से एनजीओ में सीएसआर फंड खर्चा करते हैं, ऐसे लोग भी अगर ये उनके भरोसे हम गरीबों को छोड़ दिया जाता। आज अगर हॉस्पिटल सारे गरीब उनके होते, उद्योगपतियों के होते हॉस्पिटल, सारी सेवाएं उद्योगपतियों की होती, सारे जितने स्कूल उद्योगपतियों के होते, फूड एंड सिविल सप्लाई का सारा उद्योगपतियों का होता, तो क्या हालत होती। कहां से लाते आप? ये जो एयर इंडिया ने इतने सारे लोग आपके बाहर से 6 लाख लोग ढो के यहां लाया हिंदुस्तान में, वो कहां से लाते? ये आपके योगी जी ने 1000 बसों का भेजने का जो ये दिया, अगर बसें नहीं होती तो क्या कर लेते और कौन जाता? और प्राइवेट बसें उठा के लाते, ड्राइवर कहां से लाते? ड्राइवर को कैसी सख्ती कर देते आप? वो बोलता नहीं आता मैं। तो ये जो आपका मॉडल है, जो मॉडल से आपका संघ, ये जो जमात है, ये चाहती है कि 95% लोग ऐसे रहे कि वो अपने रोज की उधेड़-बुन में, सुबह खाया तो रात में क्या खाऊंगा, रात में खाया तो सुबह क्या खाऊंगा, इसी उधेड़-बुन में लगी रहे। उसे उधेड़-बुन में वो सोचने का बंद कर दे, वो शिक्षा ग्रहण करने का बंद कर दे और जानवरों जैसा जिए। ये बंच ऑफ थॉट्स की थ्योरी जो है आपकी, वही आपका इकोनॉमिक्स है। और वो इकोनॉमिक्स मत लागू कीजिए मोदी जी। इनको, बरातियों को, घोड़ों को अपने जगह रहने दी। देश ने बराती घोड़ों को 70 साल कुछ नहीं दिया। ये तो आपका चमत्कार है। और आप किसान पुत्र हो, ये बार बार बताया था। आप ओबीसी हो, ये बार बार बताया था। इसलिए इस देश ने विश्वास रखा। आपने अगर आपकी नकेल इनके हाथों में दे दी, जो ये बदमाशी लोग करते हैं, जिनको औरंगजेब से लेके अंग्रेजों ने बोला था कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है,
किसी ऐसी पोस्ट पर इनको ना रखा जाए जहां न्याय देने की प्रक्रिया चलती हो, जहां सम्मान देने की प्रक्रिया चलती हो, उनको ना रखे। 600-700 सालों का आकलन है सारे राज्यकर्ताओं का कि ये लोग कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। इसको आपको समझने की बात है मोदी जी, इसको समझिए। और मैं फिर अपने आपको एक बात फिर बता देता हूं कि आपके गौरक्षकों को संभालिए। जो गौरक्षक हमारे ही बाप को दिन रात जगाते हैं, गौरक्षक हमारे ही बच्चे होते हैं, वो गौ की रक्षा करते हैं, और वही गौ जो है वो रात में जाके किसानों के खेत है। तो उसको रोकिए और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने हाथ में लीजिए मोदी जी। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकारी महकमों पे तरफ ध्यान दीजिए, उनको ये जिम्मेवारी सौंपिए। पणन विभाग है आपके पास में, एफसीआई है आपके पास में, सेंट्रल वेयर हाउसिंग स्कीम है आपके पास में, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, उसके माध्यम से ये सुचारू रूप से हो सकता है। अभी संभाल लीजिए। अगर अभी नहीं संभाल दिए और ये अगर बढ़ गया, समय अगर अवधि बढ़ गया आपका, तो मैं बता देता हूं कि इस देश में जितने कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे। उनको सबको बचाइए, ये पाप आपके ऊपर मत आने दीजिए। मैं नागरिकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि घरों में दुबके रहे। तीसरे फेज में हम प्रवेश कर गए 2 दिन से, इसमें अगर हम बच गए तो हमारा देश बचेगा। आज के तारीख में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति नाम की जो चीज है वह है देश को इस रोग के फैलाव से बचाना। और ये राष्ट्रभक्ति आप जरूर दिखाओगे। खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लेके बाहर नारे देते घूमना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं होती। बॉर्डर पे बंदूक लेके लड़ाई करना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं होती। तो राष्ट्र को जिस वक्त जिस बात की जरूरत है वो करना राष्ट्रभक्ति होती, और आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं भारत के सारे नागरिकों से कि मोदी जी ने जो जो आदेश दिया उसका पालन कीजिए, राज्य सरकारों ने जो आदेश दिए उसका पालन कीजिए। आप भी बचिए, परिवार को बचाइए और देश को बचाइए। जय हिंद, नमस्कार। इस बात की वो राष्ट्रभक्ति होती है और ये बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ भारत के सारे मोदी ने जो आदेश दिया उसका पालन किया, राज्य सरकार ने जो आदेश दिया उसका पालन, बचिए, परिवार को बचाइए और देश को बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।